सर हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज फिर से थोड़ा वो वाईफाई बंद था, जस्ट चालू हुआ। यस सर। चलो अच्छा हुआ, हो गया टाइम टू टाइम। हाँ सर। चलो बेटा, लास्ट में हमने इवन रिएक्शन खत्म किया, बराबर। अभी भी बहुत सारे बच्चों को E1 में और SN1 में डाउट है, तो देख लो SN1 में और E1 में क्या मेजर डिफरेंस है। ये खत्म करने के बाद हम E2 चालू करेंगे। दोनों के ऊपर जो 1 लिखा है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। यहां देखो, दोनों ही रिएक्शन में एक सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल है यूनिमोलेक्युलर, दूसरा है एलिमिनेशन यूनिमोलेक्युलर। मतलब दोनों रिएक्शन यूनिमोलेक्युलर है। दोनों रिएक्शन का रेट सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। डिफरेंस सिर्फ यहां है कि यहां न्यूक्लियोफाइल होगा और वहां बेस होगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कंपाउंड है, बराबर, और इसकी रिएक्शन में OH माइनस से करवा लूं जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, OH माइनस से करवा लूं जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगी। और न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड बनाता है। यस सर। बराबर, यहां ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? ये वाले कार्बन के ऊपर, और उसने यहां पर बॉन्ड बना लिया। अगर सिमिलर सब्सटेंस में यहां ले लूं, सिमिलर स्टार्टिंग मटेरियल में यहां ले लूं, बराबर, और यहां मैं OH माइनस ले लूं एज अ बेस, OH माइनस में ले लूं एज अ बेस, तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन को खींचता है। तो यहां दो स्टेप में रिएक्शन ये होगी कि पहले हैलोजन निकलेगा, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बेस क्या करेगा? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। अब ये अल्फा कार्बन है तो यहां 3 बीटा कार्बन है, देखो ये Yes, अल्फा sir. कार्बन है तो ये 3 बीटा कार्बन है। इन तीनों में से कोई भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल लो और वहां डबल बॉन्ड बना लो। मान लो मैंने हाइड्रोजन यहां से निकाला तो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो SN1 की प्रोडक्ट आप देखो और E1 की प्रोडक्ट को आप देखो। सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल, बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ही यही है कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल का कोई एटम या कोई ग्रुप किसी रिएजेंट के साथ रिप्लेस होगा। यहां न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट क्लोरीन, यहां क्लोरीन को इस न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर लिया और उसकी जगह वो आ गया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। जबकि एलिमिनेशन में कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं होता, आपके सबस्ट्रेट में से नेबरिंग एडजेसेंट कार्बन पर से एटम्स और ग्रुप निकल जाते हैं, तो वहां अनसैचुरेशन प्रोड्यूस हुआ और वहां डबल बॉन्ड आएगा। ध्यान से देख लो, कोई सवाल है तो पूछ लो। सब्स्टिट्यूशन में और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में और एलिमिनेशन में क्या अंतर है, बोलो। सर ये एक और बार बताओ ना, बीच में अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार और ध्यान से सुन लो, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके स्टार्टिंग मटेरियल में किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन रिएजेंट से होगा। मतलब ये हुआ
कि एसएन रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल ने इस क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया और उसकी पोजीशन ले ली. क्लोरीन विल सब्स्टिट्यूटेड बाय OH माइनस, दैट इज सब्स्टिट्यूशन बाय न्यूक्लियोफाइल. सब्स्टिट्यूशन बाय इलेक्ट्रोफाइल में देखा कि हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन होता है इलेक्ट्रोफाइल से, जबकि एलिमिनेशन में ऐसा नहीं है. एलिमिनेशन में आपके स्टार्टिंग मटेरियल से 2 एडजेसेंट कार्बन पर से एटम और ग्रुप निकल जाते हैं, तो वहां पर अनसैचुरेशन जनरेट हुआ, तो वहां पर डबल बॉन्ड लगेगा. जैसे कि अल्फा कार्बन पर से हेलोजन निकला और बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन निकला, तो यहां मैंने डबल बॉन्ड बनाया. यहां कोई नई चीज ऐड नहीं होगी. आपके पास जो ऑलरेडी सब्सटेंस है उसमें से कोई एटम्स और ग्रुप निकल जाएंगे, तो अनसैचुरेशन प्रोड्यूस हुआ और यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा. जबकि यहां ऐसा नहीं है. यहां किसी भी एटम और ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन किसी भी रिएजेंट से हो जाएगा. चाहे वो रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो तो उसे हम एसएन कहेंगे, अगर वो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल हो तो हम उसे ESR कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. दोनों ही केस में कार्बोकैटायन बनता है, दोनों ही केस में रीअरेंजमेंट हो सकता है. SN1 और E1 में लास्ट स्टेप डिफरेंस है. SN1 में जो लास्ट स्टेप है वो होता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोकैटायन के ऊपर, और E1 में जो लास्ट स्टेप है उसका लास्ट स्टेप में होता है बेस जो है वो प्रोटॉन को खींच निकालेगा. दोनों ही SN1 और E1 दोनों ही 2 स्टेप में होते हैं. पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, यहां से ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा. यहां से भी ये क्लोरीन निकलेगा, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा. मैं एक बार फिर से एक ही स्टेप में दोनों रिएक्शन समझा लूं. हालांकि इसी का एग्जांपल मैंने कल दिया था टर्सरी अल्काइल हैलाइड का. देखो, दोनों SN1 हो चाहे E1 हो, दोनों केस में फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है और वही RDS है. इसमें रिमूवल ऑफ हेलोजन होगा. हेलोजन का रिमूवल होके यहां पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा. जहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो सोचना है. तो SN1 और E1 दोनों में पहला स्टेप तो बेटा कॉमन है, अंतर जो है वो दूसरे स्टेप में है. अगर यहां OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल है, अगर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से बॉन्ड बनाएगा. तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मतलब ये कार्बोकैटायन के साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, तो आपकी प्रोडक्ट ये हो गई, ये OH. और अगर यहां कोई बेस लगा हो और वो बेस मैंने कोई भी लिया हो, OH माइनस की जगह कोई भी बेस हो सकता है, वो बेस क्या करेगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा. कोई भी एक बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल लो, तो आपके सब्सटेंस में अनसैचुरेशन प्रोड्यूस हुआ, इस वजह से यहां डबल बॉन्ड आ गया. तो पहला स्टेप दोनों में कॉमन, SN1 हो चाहे SN2 हो. यही एग्जांपल मैंने कल भी दिया था. तो SN1 में E1 में दोनों स्टेप कॉमन, मतलब पहला स्टेप कॉमन है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है. दूसरे स्टेप डिफरेंट है जिसमें न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बनाएगा और बेस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालेगा. बोलो बेटा, आप ठीक है? यस सर. यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी SN1 और E1 में? नो सर. हाँ, दोनों में कार्बोकैटायन बनेगा, दोनों में रीअरेंजमेंट होगा, दोनों ही मोनोमोलिकुलर रिएक्शन है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, दोनों में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है, सारी चीजें कॉमन है. डिफरेंस है सिर्फ दूसरे स्टेप में, जहां SN में न्यूक्लियोफाइल डेफिशिएंट सेंटर के साथ बॉन्ड बनाएगा, वहीं पर बेस बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन निकालेगा. तो ये दूसरे स्टेप में ही सारी चीजें बराबर. तो यहां पर E1 खत्म हुआ. आज हम E2 और E1CB ये 2 रिएक्शन देखेंगे. चलो, तो आज का टाइटल होगा E2 रिएक्शन. E2 ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, हाँ आपकी मर्जी. तो जैसे SN2 सिंगल स्टेप में होता था ना बेटा, वैसे E2 भी सिंगल स्टेप में होगा. SN2 में क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता था, उसके बाद लिविंग ग्रुप लीव करता था, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी. उसी तरह से E2 में भी ऐसा होगा. ऐसा ही कोई एक कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं,
मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल से शुरू करें। और यहां पर हैलोजन है। अब बेटा इस केस में क्या होगा, ये पहले हैलोजन निकल जाएगा फिर कार्बोकैटायन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर सीधा बेस जो है बेस वो बीटा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर हमला करेगा, अटैक करेगा। ये वाला हाइड्रोजन या कोई भी, ये हाइड्रोजन चाहे ये हाइड्रोजन चाहे ये हाइड्रोजन, तो ये वाला बॉन्ड है वो इस तरफ टूटेगा और हैलोजन वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। यानी कि बीच में जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी बेटा वो ऐसे होगी। देखो ध्यान से देखना, सिग्मा स्केलेटन में एज इट इज ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, तो टूटने वाले बॉन्ड को डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने। यहां बेस का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनने वाला है, ये बॉन्ड बनने वाला है, बेस लेके निकल जाएगा इसको। फिर यहां पर बॉन्ड बनेगा पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा हैलोजन वाला। तो जितने भी मैंने रेड लाइन से बॉन्ड बनाए हैं वो बनने वाले बॉन्ड और टूटने वाले बॉन्ड है। इसको इंटरमीडिएट नहीं कहते, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। एक बार फिर से, ये बेस का इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा, दैट इज डॉटेड लाइन। इस हाइड्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड टूटेगा, दैट इज दिस डॉटेड लाइन। फिर यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये रही रेड वाली डॉटेड लाइन। और यहां से ये हैलोजन निकल जाएगा, तो ये वाली डॉटेड लाइन। बोलो समझ रहे हो? यस सर। फाइनली कौन से दो बॉन्ड ब्रेक होंगे? एक ये टूटेगा, एक ये टूटेगा, तो दोनों को निकाल लो। और क्या बचा देखो, HCH डबल बॉन्ड CHH। सो ये हो गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका E2 मैकेनिज्म, जिसमें हुआ क्या बेसिकली, दो एडजेसेंट कार्बन से ग्रुप और एटम निकल गए। अल्फा कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप निकला और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकला, और दोनों कार्बन के ऊपर अनसैचुरेशन प्रोड्यूस हुआ, मतलब वहां डबल बॉन्ड आ गया। E1 में क्या होता है, पहले कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट, जबकि E2 में क्या होता है, बेस पहले अटैक कर देता है। बेस के अटैक करने के बाद इस कार्बन की जो लोन पेयर है वो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी कम होने वाली है, तो वो क्या करेगा, यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये कार्बन ये हैलोजन को निकाल लेगा। सर E2 रिएक्शन कब होती है, E1 रिएक्शन कब होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? सॉरी, E1 और E2? सर E1 और E2 कब होगी वो किस पे डिपेंड करता है? बेटा देखो, बेसिकली बात ये है कि आपको मैकेनिज्म से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको तो प्रोडक्ट बनानी है ना। हाँ सर। आपको तो प्रोडक्ट बनानी है। सिंपल बात में भी अगर मैं बताऊं, देखो बेटा पर आपको ना डिफरेंस पता होना चाहिए E1 में और E2 में, क्योंकि क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल प्रोड्यूस कार्बोकैटायन एज ए इंटरमीडिएट, तो उसमें आपको E1 टिक करना पड़ेगा ना। हाँ। बट अगर हम क्लासिकल रिएक्शन देखें, प्रॉपर रिएक्शन अगर हम देखें, मान लेते हैं कि यहाँ CH थ्रू है और यहाँ CH2Cl है, और मैंने कहा इसमें आप बेस के साथ रिएक्ट करवा लो, इसका बेस के साथ रिएक्शन करवा लो, या तो CH3CH2OH है और इसका आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा लो। तो आप ये नहीं सोचना है कि E1 होगा कि E2 होगा, आप प्रोडक्ट बना लो यार। कौन सी? CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोडक्ट बना लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, देख लो। यस सर। आप SN1 और SN2 भी एक बार चेक करो। SN1 में और SN2 में स्टार्टिंग मटेरियल को देखो और प्रोडक्ट को देखो, होगा क्या? एक ही है। न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा। आपके पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें से हैलोजन निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा। अब ये SN1 से हुआ, SN2 से हुआ, ये हमें नहीं सोचना है कि कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। इसका मतलब ये मत समझना कि जरूरी नहीं है समझना, वरना मैं इतना लंबा क्यों पढ़ा था, डायरेक्ट रिएक्शन ही नहीं बता देता। बट उसका बेसिक के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ना, कि SN1 में और E1 में इंटरमीडिएट बनता है कौन सा? कार्बोकैटायन। SN2 में और E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो वहां रीअरेंजमेंट नहीं करना है। मान लो यहां पर कोई ऐसा सब्सटेंस दे दिया जिसमें रीअरेंजमेंट के चांस हो,
जैसे कि ये यहां पर क्लोरीन होता तो पॉजिटिव चार्ज यहां बनता, फिर आपको उसको शिफ्ट करना है, फिर आपको प्रोडक्ट यहां बनानी पड़ेगी। यस समझ सर। रहे हो? अरे यार, हाँ सर। Yes, sir. तो मैं यही कह रहा हूं कि आपको रिएक्शन देख के नहीं पता चलेगा कि भाई ये SN1 हुआ, ये SN2 हुआ। वो तो जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे समझ आएगा। ये E2 खत्म हो जाने दो, E1 C भी खत्म हो जाने दो, मैं सीधा एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल कराऊंगा, आप खुद से ही प्रोडक्ट बनाओगे, देखना। फिर डिसाइड करेंगे कौन सी स्टेबल, कौन सी ZZF, कौन सी हॉफमैन, क्या क्या चीजें देखेंगे उसमें। पर आपको स्टार्टिंग मटेरियल दिया है। अच्छा, इसके तरीके भी है। मान लो टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 ही देगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो SN2 देगा। ये SN2 रिएक्शन होगी बेटा, आई एम सॉरी, ये E2 हो गई, ये तो एलिमिनेशन है। तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड आपका मैंने ऑर्डर भी लिखा है, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो SN1 में टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो अगर वो टर्सरी है तो वो SN1 में जाएगा, अगर प्राइमरी है तो वो SN2 में जाएगा, अगर सेकेंडरी है तो SN1 SN2 दोनों में जा सकता है। फिर आपको सॉल्वेंट कौन सा है वो देखना पड़े, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 में जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो SN2 में जाएगा। देखो ये सारी चीजों को ना अभी इतना टेंशन से मत देखो, क्योंकि हम जैसे जैसे रिएक्शन पढ़ते जाएंगे ना वैसे वैसे सारी चीजें ठीक होती जाएगी। जैसे आप कार्बोकेटायन पढ़ रहे थे तब आपको ये सब क्या है, क्या चल रहा है, बट अब आप यूं रीअरेंजमेंट कर लेते हो। पहले IUPAC पढ़ लेते तो आपको लग रहा था क्या है ये सब, बट अब देखो अब IUPAC आसान लगेगा। तो जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये चीजें आसान होती जाएगी। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है और धीरे धीरे सब हो जाएगा। अभी तो यार ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आगे तो ऑप्टिकल आइसोमर आएगा, हेलो अल्केन हेलो एरिन डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बात समझ लो, ये सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, इसमें खतरनाक खतरनाक रिएक्शन आएगी। ऐसा नहीं है कि इतना आसान है ये सब कि भाई SN1 खत्म हो गया, सर ने पढ़ा लिया, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन है तो सॉल्व करके बताना फिर। तो जैसे जैसे हम उसको अभी तो क्या है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में ये 4 तरह की रिएक्शन है, मैं अब सिर्फ उसी को समझा रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, एलिमिनेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होगा, सभी के ऊपर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूं। बट जब एक्चुअल में हम हेलो अल्केन हेलो एरिन पढ़ेंगे तब ये रिएक्शन डिटेल में देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड में इस तरह का कोई सबस्ट्रेट हो तो कैसे होगा। जब हम अल्कोहल फिनोल इथेर पढ़ेंगे तब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में देखेंगे कि एक्चुअल में ये डिटेल में कैसा होता है। अभी मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन में देखो इस तरह से होगा, एलिमिनेशन में इस तरह से होगा, ताकि जब 12th में ये चैप्टर डिटेल में पढ़े तब बेसिक चीजें मुझे बतानी ना पड़े आपको। खबर पड़ मतलब समझ आ रही है सब? Yes, sir. Yes, sir. तो ये टेंशन मत लो कि E1 होगा कि E2 होगा, वो कैसे पता चलेगा, वो कौन सा रिएजेंट दिया गया ना उससे पता चल जाएगा आपको, डोंट वरी। बोलो अक्षत, कुछ कह रहे थे आप? No, sir. Many. हाँ ओके चल। तो देखो यहाँ E1 से और E2 सर? से, हाँ बोलो। सर ये लास्ट में ये जो कॉन्सेंट्रेट है H2SO4 की प्रोडक्ट क्या लिखी आपने? CH2 तो वही होगा ना, कल यही एग्जांपल तो दिया था मैंने। हाँ हाँ वो सर ठीक से दिख नहीं रहा था इसलिए पूछा था मैंने। बराबर। तो ये अल्फा कार्बन से OH निकल गया और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। कल Yes, sir. बताया था ना, एसिड क्या करता है, एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मोलेक्यूल निकाल लेगा कहीं भी होगा। वाटर खींच लेगा। हाँ यस सर। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, दैट इज H2O रिमूव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड। यस। तो ये भी एक एलिमिनेशन रिएक्शन ही हुई, बराबर। तो इस तरह से तो देखो जैसे कि मैंने कहा E1 में और E2 में प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा ही बनने वाली है, बट प्रोडक्ट बनने का तरीका अलग है। E1 में पहले कार्बोकैटायन बनता था, रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रोडक्ट बनती थी। E2 में ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर अगर आप इसका रेट देखो तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप ही बताओ। रेट इज प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एंड बेस बोथ, बराबर ना। इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा लगा दिया, सबस्ट्रेट एंड बेस। सो दिस इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना ये। Yes, sir. तो दिस इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब अगर आपको रिएक्शन स्पीड में करनी हो, धीरे से करनी हो, तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज लाओ और रिएक्शन की स्पीड चेंज होती रहेगी, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो सबस्ट्रेट और बेस दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि अगर आपको E1 का रेट मैनेज करना हो
तो सिर्फ सबस्ट्रेट से मैनेज होगा, Great. बेस से नहीं, क्योंकि बेस तो सेकंड स्टेप में ऐड होता है E1 में और SN1 में। बोलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। यहां आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, वो है ट्रांस एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, देखो ट्रांस एलिमिनेशन वो चीज है जो है एलिमिनेशन रिएक्शन ही, बट क्योंकि सीस एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होता इसीलिए ट्रांस एलिमिनेशन होता है। बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझ लो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि C डबल बॉन्ड C, पर मान लेते हैं मुझे ट्रांस प्रोड्यूस करना है और सीस प्रोड्यूस करना है, ओके। Cl Cl H H, इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन, और दूसरा मैं यहां बना देता हूं ट्रांस, C डबल बॉन्ड C Cl Cl H H। बेटा ध्यान से समझना। अब मान लेते हैं कि मैंने बेस ले लिया OH माइनस, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को खींचेगा, तो ये यहां से प्रोटॉन खींचेगा, ये बीटा कार्बन मान लेते हैं, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन निकल गया, तो आपकी प्रोडक्ट क्या हो गई, देखो तो HC ट्रिपल बॉन्ड C Cl, देख लो सही है। Yes. Yes, sir. रिपीट एक बार फिर से, मैंने बेस लिया है OH माइनस, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को खींचेगा। मान लो कोई बच्चा ये कहे कि सर बेस यहां होता तो कोई बात नहीं, तो हाइड्रोजन यहां से जाता और हेलोजन यहां से जाता, उस केस में ये बीटा होता, ये अल्फा होता। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब मैंने कहीं पर भी बेस लगा दिया, बेस क्या करेगा, बीटा कार्बन से प्रोटॉन लेगा और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा। इस तरह से यहां पर देखो, यहां से अगर इसने ये वाला प्रोटॉन ले लिया है तो इसका मतलब ये बीटा कार्बन हुआ, और यहां से ये क्लोरीन निकला तो ये अल्फा कार्बन हुआ। सिमिलरली अगर बेस यहां होता तो भी सेम चीज होती, तो यहां से अगर हाइड्रोजन निकल गया और यहां से अगर हेलोजन निकल गया तब भी प्रोडक्ट तो यही बनी, देखो Yes, sir. नाम Yes, होगा sir. क्लोरोइथीन, नाम होगा क्लोरोइथाइन, सॉरी। दोनों केस में प्रोडक्ट सेम बनती है, बट ये वाली रिएक्शन जो है ना, इसको मैं रिएक्शन 1 बोल दूं और इसको मैं रिएक्शन 2 बोल दूं, सो 1 इज 15 टाइम्स मोर, 15% नहीं बोल रहा हूं मैं, 15 टाइम्स मोर देन 2। मतलब पहली रिएक्शन जो है वो दूसरी रिएक्शन से मुकाबले 50 गुना ज्यादा होगी, 50% मोर। आई एम सॉरी, ये थोड़ा ज्यादा लिख दिया मैंने एक्साइटेशन में 20 टाइम्स मोर है ये। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है ट्रांस एलिमिनेशन। देखो ये कंपाउंड है सिस, ये कंपाउंड है ट्रांस। ट्रांस में क्या होता है, This elimination. दोनों सेम साइड से रिमूव करना मुश्किल है। देखो ट्रांस वाले सब्सटेंस में दोनों को सेम साइड से रिमूव करना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जबकि सीस में क्या होता है, एक ऑपोजिट साइड से रिमूव होगा और दूसरा ऑपोजिट साइड से रिमूव होगा, सो दिस इज बेटर। अरे यार समझ रहे हो? Yes, sir. यानी कि मैंने सीस वाले कंपाउंड में ट्रांस एलिमिनेशन करवाया। देखो ट्रांस एलिमिनेशन का मतलब ये मत समझना कि ट्रांस कंपाउंड में होता है, नहीं। ट्रांस एलिमिनेशन मतलब आपने एडजेसेंट कार्बन के कौन सी पोजीशन से रिमूव किया है, तो यहां ये ट्रांस पोजीशन से रिमूव हुआ। देखो ये OH माइनस ने हाइड्रोजन यहां से निकाला और हेलोजन ऑपोजिट साइड से निकला, दोनों ऑपोजिट साइड से निकले, अच्छी बात है, यहां प्रोडक्ट अच्छी होगी, रिएक्शन भी स्पीड में होगी। जबकि यहां प्रोटॉन भी यहां से निकल रहा है और क्लोरीन भी यहां से निकल रहा है, तो यहां HCl बन जाने के चांस ज्यादा है, जो कि नहीं बनना चाहिए, Elimination नहीं होगा. जो कि नहीं बनना चाहिए, वरना ये रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा।
मतलब सर ट्रांस में ट्रांस एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। नहीं, हमें सब्सटेंस नहीं देखना है, हमें एलिमिनेटेड ग्रुप कौन सी डायरेक्शन से किया है वो देखना है। जैसे सर, तो कि ये है सिस, बट उसमें जो एलिमिनेशन हुआ वो ट्रांस हुआ ऑपोजिट साइड से। सर तो ट्रांस में सीस नहीं होगा। ट्रांस में सिस एलिमिनेशन हुआ ना, हाँ सर। बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने टाइटल क्या लगाया, ट्रांस एलिमिनेशन। बेटा आप सोच के देखो कि अगर ये प्रोडक्ट इस तरफ से 20 ग्राम मिल रही है, इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट 20 ग्राम मिल रही है, तो इस रिएक्शन से ये प्रोडक्ट 1 ग्राम मिलेगी ना, यस। तो फिर ये रिएक्शन होगी नहीं, मतलब यही हुआ। नहीं होगी। उसका रीजन क्या है कि अगर दोनों ग्रुप सेम साइड से निकल रहे हैं, दोनों ग्रुप सेम साइड से निकल रहे हैं, तो उनके बीच में ही बॉन्डिंग हो जाने के चांसेस है, तो वो रिएक्शन को हेरिटेट करेगा, उसको रोकेगा, उसको हिंडर्ड करेगा प्रोड्यूस होने वाला मोलिक्यूल। जबकि यहां ऐसा नहीं होगा, यहां हाइड्रोजन इस तरफ से निकलेगा, क्लोरीन इस तरफ से निकलेगा। यस ये सर। ट्रांस एलिमिनेशन है, जो कि E2 रिएक्शन का एक पार्ट है, जिसमें पहले बेस अटैक कर लेता है, क्योंकि यहां कार्बोकैटायन तो बनने वाला नहीं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहां बीच में डबल बॉन्ड है। अरे समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यस। तो ये एग्जांपल मैंने कल क्यों नहीं दिया था, क्योंकि कल पूरा लेक्चर हमने E1 पे निकाला, आज E2 पढ़ रहे हैं, तो E2 में ट्रांस एलिमिनेशन होता है, E1 में नहीं, क्योंकि E1 का मतलब है कार्बोकैटायन का बनना। यहां तो कार्बोकैटायन बन ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों कार्बन डबल बॉन्डेड है। तो यहां E2 रिएक्शन में यहां बेस अटैक कर लेगा और फिर ऑपोजिट साइड से क्लोरीन निकलेगा, दैट इज ट्रांस एलिमिनेशन। अगर ये समझ में आ गया हो तो एक और एग्जांपल दूं, ट्रांस एलिमिनेशन का एक और एग्जांपल दूं। 12th का सॉरी, क्या बोलो बेटा, क्या कहा आपने? अरे कुछ बोलो, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा क्या? उसने बोला कि आप 12th का पढ़ा रहे हो कि अरे देखो, ऑर्गेनिक में ना 12th 11th कुछ नहीं होता, ये सवाल मत करो। जैसे कि SN1 जो मैंने पढ़ाया अभी, वो सेम एग्जांपल 12th की बुक में है। हमने जो कन्फर्मर देखा वो तो हाइड्रोकार्बन का टॉपिक है, अगर NCERT से देखे तो। हमने जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स पढ़े ना अभी, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इथेन के कन्फर्मर, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर, वो सब हाइड्रोकार्बन में है, वो तो अभी पढ़ लिया हमने। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगी, 12th टेक्स्ट बुक पार्ट 2, पर वो तो हम इसके बाद के टॉपिक में ही पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है, हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले फैकल्टी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। अगर यही टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म आप किसी और फैकल्टी से पढ़ोगे तो वो कोई और एग्जाम्पल से पढ़ाएगा आपको। वो E1 E2 में जा रहा, मतलब सपोज मान लीजिए कि वो E1 E2 में इतना डिटेल में ना पढ़ाए, बट वो एडिशन रिएक्शन डिटेल में पढ़ाए। तो वो डिपेंड करता है कि टॉपिक कहाँ से है, कौन सी टॉपिक मतलब टेक्स्ट बुक में कहाँ है, वो सब अभी नहीं देखेंगे हम। हमारे लिए अभी ये समझना जरूरी है कि ट्रांस एलिमिनेशन अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक और एग्जांपल देता हूं, कर पाओगे? यस सर। चलो देखते हैं, आ जाओ। 1 मिनट ये लिखने दो। बेटा स्क्रीनशॉट ले लेंगे लास्ट में। अभी देखो, मैं एक ट्रांस कंपाउंड बनाऊंगा, एक सीस कंपाउंड बनाऊंगा, बराबर? जैसे कि ये रहा, मान लेते यहां ब्रोमीन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां COOH है। इन दोनों से प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, उस प्रोडक्ट का IUPAC नाम बताओ। अगर ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज मोर फिजिबल कंपेयर टू अदर? मोर फिजिबल मतलब ज्यादा आसानी से होगी। 1 फिजिबल होगी ओवर 2 और 2 फिजिबल होगी ओवर 1। पहले मुझे प्रोडक्ट का नाम बताओ, और मैंने यहां बेस ले लिया है। चलो, बेस कोई भी, उससे आपको लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट का IUPAC नाम बताओ। सर ब्यूटेन 2। हाँ, ब्यूटेन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ऊपर नीचे COH। बराबर।
तो देखो हाँ, सर। आईयूपीएससी नाम अभी नहीं आ रहा है आपको, अभी भी क्या कर रहे हो यार, मुझे शर्मसार कर दिया आप लोगों ने मिलके। ब्यूट, ब्यूट, हाँ ब्यूट बोलो, 2 1 डायोइक एसिड, सही है कि नहीं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, या तो यहां से शुरू करो, एक ही बात होगी। ब्यूट 2 1 डायोइक एसिड। डायोइक एसिड। नाउ टेल मी विच रिएक्शन इज मोर फिजिबल? वन। यस, 1 इज मोर One. फिजिबल देन 2। उसका रीजन पूछे तो क्या बताओगे? बिकॉज ट्रांस एलिमिनेशन इज डोमिनेटिंग ओवर सीस एलिमिनेशन। ट्रांस एलिमिनेशन is dominating over cis elimination। तो ये नोट करके लिख लेना अगर आपको लिखना है तो, ट्रांस एलिमिनेशन इज डोमिनेटिंग ओवर cis एलिमिनेशन। और ये हर बार नहीं लगता भाई, अगर cis ट्रांस वाले कंपाउंड है तभी इस तरह से एलिमिनेशन करवाना। मान लीजिए स्टार्टिंग मटेरियल कोई सिंगल वाला कंपाउंड है, मान लीजिए अल्काइल हैलाइड है कोई, और आपने बोल दिया ट्रांस एलिमिनेशन, अरे भाई कहां ट्रांस एलिमिनेशन होगा वहां पर? अगर सीस और ट्रांस आइसोमर अगर आपके स्टार्टिंग मटेरियल में है तभी इस तरह से एलिमिनेशन हुआ ना। मान लो आप कहो सर ये भी ट्रांस एलिमिनेशन है, अबे यहां कहां ट्रांस आया? डबल बॉन्ड ही नहीं है। सीस ट्रांस कब होता है? जब पाई बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। यहां कहां पाई बॉन्ड है? तो सीस और ट्रांस एलिमिनेशन के बारे में तब सोचना है जब आपका स्टार्टिंग मटेरियल सीस और ट्रांस आइसोमर हो। अबे समझ रहे हो कि नहीं? सर उसमें 2 ग्रेटर देन 1 नहीं होगा? 2 ग्रेटर देन 1 तो होगा ही नहीं, मैंने अभी वो सर, रीजन क्योंकि बताया। उसमें हाइड्रोजन और ब्रोमीन सेम साइड है ना। हाँ, यहां पर क्या होगा बेटा, सर। यहां बेस देखो देखो एक बार और समझ लो ताकि सब क्लियर हो जाए। यहां ये वाला बेस ये प्रोटॉन को खींच लेगा और बेस खुद स्टेबल हो जाएगा, तो इस कार्बन से वैलेंसी इनकम्प्लीट होगी, तो ये यहां बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, और ये ब्रोमीन निकल जाएगा, तो होगा ना COOH C ट्रिपल बॉन्ड COOH। जबकि यहां क्या होगा, यहां तो बेटा देखो इस केस में बीटा हाइड्रोजन तो सिर्फ एक ही है, इस सब्सटेंस में सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, इस सब्सटेंस में भी सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो ये बेस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को खींचेगा और यहां से ये ब्रोमीन निकलेगा, बट ये तो सीस एलिमिनेशन हो गया। तो ट्रांस एलिमिनेशन जो है वो सीस एलिमिनेशन के डोमिनेटिंग होता है, इस वजह से रिएक्शन नंबर 1 इज मोर फिजिबल देन रिएक्शन नंबर 2। सर तो एक बार आगे वाला भी एक बार एग्जांपल एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो सेम एग्जांपल है बेटा, सेम एग्जांपल देखो, यहां बेस जो है वो इस प्रोटॉन को निकालेगा और क्लोरीन यहां से निकलेगा, तो ये दोनों बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन हुई, ट्रांस एलिमिनेशन। यहां प्रोटॉन यहां से निकलेगा और हेलोजन भी यहां से निकलेगा, ये सेम पोजीशन हो गई, दैट इज सीस एलिमिनेशन। यस। बट ट्रांस एलिमिनेशन जो है वो सीस एलिमिनेशन के मुकाबले 20 टाइम्स ज्यादा होता है, 20 गुना ज्यादा होता है, 20% ज्यादा होता है, ऐसा नहीं बोला मैं, 20 गुना ज्यादा होता है। मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल ये है और 20 ग्राम ये प्रोडक्ट मिली, तो सेम प्रोडक्ट इस स्टार्टिंग मटेरियल से सिर्फ 1 ही ग्राम मिलेगी, तो इसके रिस्पेक्ट में तो इसको निग्लेक्ट ही कर लेंगे ना यार आराम से। यस सर। तो इस वजह से ये कहते हैं ट्रांस एलिमिनेशन, सीस एलिमिनेशन जैसा टॉपिक ही नहीं है, सीस एलिमिनेशन जैसा टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि सीस एलिमिनेशन नहीं होता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में एक ही डायरेक्शन से 2 ग्रुप को निकालना वो आपकी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कम कर देगा, बहुत ही ज्यादा कम कर देगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से अगर 2 ग्रुप निकलेंगे तो वो रिएक्शन को हिंडर्ड करेंगे, उसको रोकेंगे होने के लिए, क्योंकि वो आपस में ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे, बराबर। तो इस वजह से ट्रांस एलिमिनेशन जो है वो मोर फिजिबल है सीस एलिमिनेशन के मुकाबले। बोलो बेटा ठीक है? यस सर। यस सर। एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको खुद प्रोडक्ट बनानी है, प्रोडक्ट कौन होगी और कौन सी स्टेबल होगी वो सब आप ही को बताना है। मान लो एक एग्जांपल, अब आपको ये मत सोचना कि E1 से होगा कि E2 से होगा, मैं ये नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करूंगा कि प्रोडक्ट कौन सी होगी, कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल है, और दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है। आई रिपीट, मैं एक सब्सटेंस ड्रॉ करूंगा, एक सब्सटेंस लिखूंगा यहां पे,
फिर बेस बताऊंगा। आपको बताना है कितनी प्रोडक्ट पॉसिबल है, E1 पॉसिबल है, E2 पॉसिबल है, कार्बोकैटायन बन रहा है, रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, और कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट है, बस वो आपको बताना है। जैसे एक सब्सटेंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं, चलो यहां मान लेते हैं आयोडीन ले लिया, डबल बॉन्ड यहां पर है, और यहां पर 2 मिथाइल। चलो अब मैंने यहां लिख लिया है OH माइनस। बताओ कितनी पॉसिबल प्रोडक्ट है और उसमें से मेजर कौन होगी? सर ये OH माइनस बेस है या Base है। हाँ बेस नहीं? बेस बेस, क्योंकि हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, जहां मैं अभी के लिए टेम्पररी जहां जहां मैं OH माइनस लिखूं उसको आप बेस समझना, बराबर, क्योंकि हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं अभी। चल ये बेस है। प्रोडक्ट का IUPAC नाम बताओ। सर हेक्स 1 in 5 all हेक्स 1 in 5 ऑन 5 all अल्कोहल अल्कोहल बना दिया आपने, अल्कोहल कहाँ से बना? नहीं आपने बनेगा। आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। हाँ सर वो अल्कोहल सर हेक्स 1,5-डाइईन बन। यस ओके, देखो सब्स्टिट्यूशन 2,4-डाइन बना, हेक्स 2,4-डाइन, 1,3 एक बच्चे ने जो 1,4-डाइन, 1,4-डाइन। हाँ एक मिनट रुको, हेक्स 1,5-डाइन। रुक जाओ एक मिनट। अभी एक बच्चे ने जो ऑल वाली प्रोडक्ट बनाई ना, उसने गलती से सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन किया। सब्स्टिट्यूशन नहीं करना था। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया होगा आपने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनाया होगा, फिर उसको शिफ्ट करा के यहाँ भेज दो, तब जाके वो टर्सरी होगा। अच्छा चलो आपने कहा ही है तो हम उसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बना ले, ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी देखो इसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बेटा ये होगी, अल्कोहल यहां लगेगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन के जाने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहां हुआ। अरे ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो Rearrangement सेकेंडरी है, हाँ सर यहां पर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हाइड्राइड शिफ्ट करवा लो, पॉजिटिव चार्ज को यहां ले लो, वो टर्सरी हो जाएगा। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के बाद चेक करो। अबे इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा ना यहां पर, यस सर। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहां आया तो न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा। अगर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होता तो ये प्रोडक्ट होती, हाँ सर। बट मैंने कहा है कि वो बेस है। बेस है मतलब डबल बॉन्ड या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। डबल बॉन्ड यहां बना लो, हेक्स 1,3-डाइन या तो डबल बॉन्ड यहां बना लो। इन दोनों में बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ये माइनर प्रोडक्ट होगी। इसमें अल्फा H ज्यादा है, कितने अल्फा H है काउंट करो, 3 + 3 6, 6 + 2 8। कैसे काउंट किया देखा आपने? ये दोनों अल्फा कार्बन, उसका ये नेबरिंग यहां 3 है, यहां 3 है और यहां 2 है, टोटल 8। यहां अल्फा H काउंट करो, यहां पर काउंट करना है और यहां पर काउंट करना है। यहां एक है और यहां एक है, सिर्फ 2 अल्फा H है। सर हाँ बोलो सर, उधर डबल बॉन्ड आएगा वो ना? वाले माइनर होगी ना। हाँ, आई एम सॉरी, ये माइनर होगी, ये माइनर मेजर होगी, होगी। मेजर। भले इसके पास अल्फा H ज्यादा है, मैंने लिखवाया था मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज मोर स्टेबल एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्केन इज ऑलवेज ZF। हाँ
ये ZZF प्रोडक्ट है, ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, बट फिर भी यहां हॉफमैन ज्यादा मात्रा में मिलेगी। क्या रीजन है बताओ? रेजोनेंस। रेजोनेंस। अबे यहां देखो रेजोनेंस है क्या? नहीं है। तो ये सब भी देखना है भाई। हाँ सर, ARHI। मैंने वो कल बोला, मेजर रेजोनेंस की वजह से। रुको रुको, हाँ ये स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से। मैंने कल बोला था कि अगर आपसे कोई कहे कि मोर सब्स्टिट्यूटेड आल्किन वाली जो प्रोडक्ट है वो ZZF प्रोडक्ट है ऑलवेज, आप क्या कहोगे? हाँ। बट ZZF प्रोडक्ट ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट है, तो आप कहोगे ना। तो ये इसका एक और रीजन हो गया कि यहाँ अल्फा एच इसके ज्यादा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड आल्किन भी यही है, ZZF प्रोडक्ट भी यही है, यहां तक सब सही है, बट मेजर प्रोडक्ट ये नहीं है। मेजर प्रोडक्ट तो ये है भाई, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस की वजह से इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है जो उसको स्टेबिलिटी देगा। और ये आपने अल्फा एच काउंट किया, मतलब आपने हाइपर कॉन्जुगेशन निकाला। याद करो, ऑल इंजीनियर्स ऑफ इंडिया आर रेडी टू गो फ्रॉम होम टू IIT। ARHI। हाँ सर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोमिनेटिंग कौन है? पहले रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो यहां रेजोनेंस हुआ। अच्छा, अगर इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी चेक करनी होती तो हम इसी को स्टेबल कहते कि हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। नया अच्छा वाला आयुर्वेदिक शैम्पू Yes. बाल झड़ जाएंगे वरना आप सभी के। यस सर। तो ये दोनों में से हाँ, ये सर। वाली मेजर प्रोडक्ट है। रीजन मैंने बताया आपको। एक और एग्जांपल देता हूं, कर पाओगे? अरे बोलो तो सही। यस सर। चलो देखते हैं, आ जाओ। आपको मेजर और माइनर बताना है और ZZF और हॉफमैन भी बताना है। अच्छा, मैंने जैसे कि कहा अल्कोहल वाले चैप्टर में ZZF हॉफमैन की फिर से बहुत सारी बातें करेंगे। अभी के लिए सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। मान लो यहां क्लोरीन है और यहां है बेस। बेटा गलती से सब्स्टिट्यूशन मत कर देना। सर इसमें तो सीस और ट्रांस वाला भी कुछ आएगा ना? सीस और ट्रांस वाला भी पॉसिबल है, हाँ। अगर पूछ ले हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इंक्लूड स्टीरियो, तो फिर उसको काउंट करेंगे। बट अभी के लिए बेटा वो छोड़ो, मुझे ये बताओ मेजर माइनर कौन है, ZZF हॉफमैन कौन है? चलो प्रोडक्ट मैं बना देता हूं, आप मुझे बताना मेजर माइनर कौन और ZZF हॉफमैन कौन। प्रोडक्ट बन गई? हाँ सर। चलो देखते हैं सही है कि गलत आपकी। एक और ये दो। एक मिनट, इसको ठीक से ड्रॉ कर लूं मैं। चलो सर पहली वाली रेजोनेंस इसमें अल्फा एच कितने हैं? रुको बेटा, पहले मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इसमें अल्फा, पहली वाली सर। इसमें अल्फा एच कितने हैं? सर 6। देखो ये डबल बॉन्ड है ना ये, तो आपको ये वाला देखना है और ये वाला देखना है, दो। ये हाँ। इसमें देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, मतलब आपको ये और ये देखना है। कितने हुए? 8। 8। तो नीचे वाली मेजर प्रोडक्ट होगी, ZZF। नीचे वाली ZZF है। हाँ सर। हाँ। अच्छा ऊपर वाली हो। हाँ सर पक्की।
ऊपर वाली हॉफमैन ऊपर वाली हॉफमैन, वही मेजर होगी, और ये मेजर होगी। मेजर होगी। रेजोनेंस है। अरे क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, बस खत्म हो गई बात। एक देखो बार गलती होती है सर। देखो आप ही ने आंसर बताया। अच्छा ये रेजोनेंस नहीं, ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है भाई, मतलब हद से ज्यादा हाँ, स्टेबिलिटी बहुत मिलेगी ज्यादा उसको। रेजोनेंस। सर बहुत। इसका कॉन्जुगेशन देखो एक बार, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अरे यहां से नहीं होगा, आई एम सॉरी, यहां से शुरू करो। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कितना लंबा कॉन्जुगेशन है। आई रिपीट, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं हद से ज्यादा कॉन्जुगेशन। बट इंग्लिश में लिखना पड़े ना, हम इंग्लिश मीडियम में है तो। एक्सटेंडेड, स्टैंडर्ड रेजोनेंस। बाकी हम गुजराती में लखो लखाए जोरदार कॉन्जुगेशन, हो लखाए हम लखो है तो। बट क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, तो हम लिखेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अच्छा मान लो फॉर नॉलेज, मान लो यहां ये न्यूक्लियोफाइल होता, हाँ सर। तब प्रोडक्ट क्या होती। सर तब तो उसमें तब वो सर क्या जाता वो जो कार्बोकेटाइन 3 डंडी है ना उधर एक आया था। रीअरेंजमेंट हो जाता तो कार्बोकेटाइन का। OH यहां हाँ। लगता, यस सर। यस सर। यहां से क्लोरीन चला जाता और OH कहां लग जाता, ऊपर की ऊपर। तरफ। क्यों, क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन बनने के बाद कार्बोकेटाइन यहां शिफ्ट होता कि यहां हाँ नहीं उधर। वहाँ पे फिनाइल के पास, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस भी आ जाता है। बेंजीन। हाँ देखो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी को अगर मैं एमसीक्यू फॉर्म में बताऊं आपको, इसी को अगर मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आपको बताऊं, अच्छा आप ना लिखते समय ध्यान रखना इन सब चीजों का, मैं इसी स्ट्रक्चर में सब चेंज कर देता हूं पन्ना। यहां क्लोरीन था बराबर, यही अगर एग्जाम में पूछा जाता, अभी तो आपको नहीं पता कि कब आपको समझना है कि ये न्यूक्लियोफाइल है, बेस है, इसलिए मैं लिख के देता हूं कि OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, बराबर। और यहां आता क्वेश्चन मार्क, देखना ऑप्शन कैसे देगा वो, और यहां सर्कल कर देगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कॉन्जुगेशन, ये सर्कल करके देगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, और डी। यहां आ गया, यहां आ गया, यहां ले लो। वैसे ये तो बोगस है, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो 5 वैलेंसी हो जाएगी कार्बन। ऊपर हुआ वो नहीं पता चला कौन सा वाला, कि OH ऊपर क्यों चला गया वो नहीं पता चला। रेजोनेंस की वजह से। कहां ऊपर, मतलब यहां, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। यहां कैसे आ गया वो नहीं पता चला ना। हाँ सर। अरे कोई बात नहीं, रुक जाओ, यही आंसर है, वैसे यही आंसर है। ठीक है। क्लोरीन के जाने के बाद बेटा पॉजिटिव चार्ज कहां बनेगा, यहां देखो एक बार, यस सर। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हुआ। अच्छा ये तो सेकेंडरी है, तो या तो ये शिफ्ट होकर यहां आ जाए तो टर्सरी बन जाए, या तो हाँ। ये शिफ्ट होकर यहां चला जाए तो बेंजाइलिक बन जाए, जो टर्सरी से भी ज्यादा स्टेबल है। यस सर। बेंजाइलिक कार्बोकेटन इज मोर स्टेबल देन टर्सरी। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेना आप। तो कार्बोकेटन बनेगा यहां तो न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां, सो दिस इज योर आंसर। जो है वो डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बना ना क्योंकि OH माइनस आ गया। अगर OH माइनस नहीं आता तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाता। बेटा डबल बॉन्ड इसलिए नहीं बना क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाता है। बेस होता तो वो प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड बनाता। इसलिए मैंने लिख के दिया है कि अगर न्यूक्लियोफाइल लिखा है यहां पर तो इनमें से कौन सी प्रोडक्ट होगी, तो ऑब्वियसली ये तो सर नहीं होगी। अगर हाँ सर अगर बेस होता तो कहाँ पे डबल बॉन्ड बनता। तो बेस होता तो बेटा यहाँ ये तो किया हमने। अगर ये बेस है तो एक डबल बॉन्ड यहां बना, एक डबल बॉन्ड यहां बना। देखो यहां क्लोरीन के जाने के बाद डबल बॉन्ड यहां बनेगा और डबल बॉन्ड यहां बनेगा, देख लो, हाँ सर। है ना। यहां या तो एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा, या तो एक डबल बॉन्ड यहां बनेगा,
डबल बॉन्ड यहां बनेगा, वो अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखो तो मेजर होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। डबल बॉन्ड वहां क्यों बना? क्यों यहाँ कैसे सर बना? डबल वैसे बॉन्ड तो ऊपर नहीं बना, हाइड्रोजन कम हो गया। बेटा यहाँ तो बनाया मैंने, एक प्रोडक्ट ये रही और दूसरी प्रोडक्ट ये रही। वो नहीं सर, ऊपर ऊपर वो ऊपर की दोनों आपने डंडी बनाई है ना वहां पे। यहाँ हाँ सर, वहां बेटा पे वहां क्यों नहीं कैसे होगा? बनेगा? कार्बोकैटायन अगर आपका यहां बन रहा है, अगर अल्फा कार्बन आपका ये है तो या तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा या तो हाइड्रोजन यहां से जाएगा, तो डबल Yes. बॉन्ड या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। हाँ सर। यहां कैसे बना रहे हो आप? हाँ सर। ये वाला कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, अगर वो निकल जाए तब यहां बनेगा, बट ये बीटा कार्बन थोड़ी ना है। यस सर। बीटा कार्बन तो बेटा ये है, बीटा कार्बन तो ये है, तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकल के डबल बॉन्ड यहां बना लो ताकि इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाए। ये वाला बीटा कार्बन यहां से हाइड्रोजन निकालो, डबल बॉन्ड यहां बना लो। ये पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं क्योंकि ये तो गामा कार्बन है। यस सर। उर्मिल समझ आया भाई? हाँ सर। मतलब सर, एक इसमें- डबल बॉन्ड, हाँ बोलो। सर इसमें हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो सेकेंडरी है, उसके बाजू वाला टर्शियरी नहीं हो जाएगा? बेटा हाइड्राइड शिफ्ट कर लिया, चलो मान लो आप जैसे कह रहे हो वैसे हाइड्राइड शिफ्ट करवा लिया और यहां कार्बोकैटायन लगा दिया, हाँ फिर ऊपर वाला बीटा कार्बन हो जाएगा। बट बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट में होगा ना, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहां बॉन्ड बनाने वाला था, यहां OH माइनस बॉन्ड बना था, तब जाके ये शिफ्ट होती। अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज में होकर दूसरा कार्बोकैटायन बन जाए जो कि मोर स्टेबल होता, वो कब होता है? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। ये वाला केस मैंने यहां एमसीक्यू में नहीं समझाया कि ये यहां से शिफ्ट हो जाए, इसके बेटर यहां शिफ्ट हो जाए। ये टर्सरी कार्बोकैटायन है और ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। तो उस केस में आपने, जैसे कि अगली वाली स्लाइड में आपने ऐसा क्यों कहा कि ये टर्सरी कार्बोकैटायन बनता? अगर शिफ्ट करवानी ही थी तो आप ये वाली शिफ्ट करवा के उसको बेंजाइलिक बना लो, वो ज्यादा स्टेबल है। अभी आपने मुझे क्या कहा कि सर यहां ये कार्बोकैटायन यहां से यहां क्यों शिफ्ट नहीं हुआ? बेटा इससे अच्छा तो आप यहां शिफ्ट करवा लो। यस सर। तो करवाया तो सही हमने ये करवा के ये प्रोडक्ट ही तो टिक किया मैंने। कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बट वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। तो जहां पॉजिटिव चार्ज है उसके नेबरिंग बीटा कार्बन पर से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड बनाना है हमें। एलिमिनेशन में वो शिफ्ट नहीं होता? एलिमिनेशन में भी शिफ्ट होता है, पर वो प्रोडक्ट कैसी बनेगी उसके ऊपर जाएगा ना। आप मेरी बात समझ लो। कहां गई वो रिएक्शन? हाँ पीछे है। आप मान लो कि आप डबल बॉन्ड यहां बना रहे हो, तो इन दोनों के मुकाबले वो प्रोडक्ट तो मान लो है ही नहीं। आप तीसरी प्रोडक्ट बना भी लो, चाहे डबल बॉन्ड वहां कार्बोकैटायन को शिफ्ट करवा के आप डबल बॉन्ड यहां बना लो। चलो मैं बना के देता हूं। तो ना तो ये सिडजेफ है, ना ये हॉफमैन है, ना ये मेजर प्रोडक्ट है, ना ही इसके पास इतने जितने अल्फा एच है। ना उसको जेडसेफ कहोगे, ना उसे हॉफमैन कहोगे, ना उसे मेजर कहोगे, तो फिर ऐसा कर क्यों रहे हो? ओके सर। जिसमें अल्फा एच ज्यादा होते हैं वो जेडसेफ है ऑलवेज, पक्की बात। जिसके पास अल्फा एच कम है वो हॉफमैन है, पक्की बात। बट अगर दोनों के पास अल्फा एच कम हो तो उन दोनों में से हॉफमैन किसे कहेंगे? ऐसा कोई लॉजिक है ही नहीं। एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद एक जेडसेफ होगा, एक हॉफमैन होगा। आपने क्या किया? दो हॉफमैन बना दिया। फिर आप देखोगे कि इन दोनों हॉफमैन में से कौन मेजर है। अबे ऐसा नहीं होता। हाँ सर, एलिमिनेशन, दो बार बात rearrangement समझो किया। मेरी बात समझ लो। उस लड़की ने जो सवाल किया वो सही है कि सर जैसे कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट आपने न्यूक्लियोफाइल में बताया, तो इलेक्ट्रोफाइल में भी तो कार्बोकैटायन बनता है, तो वहां आपने रीअरेंजमेंट क्यों नहीं बताया? तो बेटा अगर हमने यहां पर रीअरेंजमेंट बताया होता तो ये टोटल 3 प्रोडक्ट हो जाती, जिसमें एक जेडसेफ और 2 हॉफमैन। अब ये 2 हॉफमैन में से ज्यादा स्टेबल कौन, वो कैसे डिसाइड करेंगे? फिर से वही अल्फा एच काउंट करेंगे। मतलब ये 2 हॉफमैन में से ये ज्यादा स्टेबल है और वो कम स्टेबल है और ये सबसे कम प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं होता। एलिमिनेशन रिएक्शन से एक जेडसेफ बनेगा, एक हॉफमैन बनेगा।
जेडजेफ बनता है वो हर बार मेजर हो ये जरूरी नहीं है। हॉफमैन बनता है वो हर बार माइनर हो ये जरूरी नहीं है। हाँ, जिसके पास अल्फा एच ज्यादा है, यानी कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो हर बार जेडजेफ होगा, वो पक्की बात। जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जिसके पास अल्फा एच कम है, वो हॉफमैन होगा, वो पक्की बात। बट उन दोनों में से मेजर माइनर कौन होगा वो तो बाकी सारे फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि यहां एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये सिस्टम के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, 7 से भी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके, तो ये इसके मुकाबले मेजर प्रोडक्ट होगी। और इसके तो बनने के चांस ही बहुत कम है, बराबर। मान लो ये 75% बन रही है, तो ये 23% बनेगी, तो ये सिर्फ 2% बनेगी। तो 2% को 75% के मुकाबले तो काउंट ही नहीं करेंगे, हम ये मान ही लेंगे कि ये होगा ही नहीं। आई थिंक समझ रहे हो आप लोग? यस सर। बेटा इन सारी चीजों को फिर से हम अल्कोहल फिनोल ईथर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी मुझे सिर्फ आपको इतना बताना था कि एलिमिनेटेड प्रोडक्ट कैसे बनानी, और आप वो प्रोडक्ट बना सकते हो। अब आप में से ज्यादातर बच्चों ने ये दोनों प्रोडक्ट बना ली होगी, ये उसके बाद की बात है कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन। तो यहां एलिमिनेशन रिएक्शन का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, बाकी एलिमिनेशन खत्म हो गया। तो अब मुझे ये बताओ कि कल हमें डीपीपी डिस्कस करनी है कि डीपीपी सॉल्व करनी बाकी है अभी? डिस्कस कर लेंगे। कितने बच्चों को ये इच्छा है कि सर कल डीपीपी डिस्कस कर ले? यस नहीं सर, सर अभी सारे नहीं हुए। सर अभी सारे नहीं हुए। 3 4 अरे नहीं हुआ है। पूरा दिन है। 5 हो बच्चे जाएगा। कह रहे हैं कि सॉल्व कर लो। देखो टोटल 85 बच्चे हैं, तो ज्यादातर बच्चों ने डीपीपी सॉल्व नहीं की होगी। तो जिन लोगों ने सॉल्व कर ली है वो लोग आगे बढ़े। हम डीपीपी ट्यूसडे को या वेडनेसडे को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंडे आपकी एग्जाम है, तो पहले आप वो मंडे वाली एग्जाम की तैयारी करो। और मंडे एग्जाम के अलावा और कोई लेक्चर है नहीं, तो दोपहर को आप 2-3 बजे फ्री हो जाओगे, तो उसके बाद आप पूरी डीपीपी सॉल्व कर लो। ट्यूसडे को हम डीपीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर। हाँ, यस सर। तो चिंता ना करो, डीपीपी मैंने दी है तो डीपीपी डिस्कस करनी ही है। थोड़ी वेट करो ताकि बाकी एक ही क्लास में सब खत्म हो जाए, मतलब फिर ऐसा ना हो कि मैं अभी कल के कल करवा लूं डिस्कशन, बाकी सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, फिर जब वो सॉल्व करेंगे फिर से वो मुझे डाउट पूछेंगे, तो मेरा फिर से एक लेक्चर। इससे अच्छा क्या है कि हम कल एलिमिनेशन का एक छोटा सा टॉपिक खत्म करके एडिशन रिएक्शन भी खत्म कर देंगे। एडिशन रिएक्शन बहुत आसान है, एडिशन रिएक्शन कल के लेक्चर में ही खत्म हो जाएगी, उसमें ये सारी झंझट नहीं है। रीअरेंजमेंट करो, ये उसमें तो सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ के ऐड कर लो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके नया कोई रिएजेंट ऐड करवा लो, तो कल एडिशन रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी। फिर हाँ बोलो। ये हॉफमैन वाली कंपाउंड का नाम लिखवा दो एक बार। बेटा आईयूपीएससी कर लो। कहां से करोगे बताओ? सर फिनाइल से, मतलब नहीं, नहीं फिनाइल रिंग के बाहर से करेंगे। बाहर से, मतलब वही सर। हाँ, 1 2 3 4 5 5 फिनाइल 2 मिथाइल पेंट 3 इन। नहीं समझे? सर समझ गया, खाली समझ गए। हाँ, तो उसी तरह से यहाँ भी उसी तरह से नाम कर लो। चलो तो बेटा हम, अच्छा स्क्रीनशॉट लेना बाकी है ना सबको? आज लेट हो गया यार क्लास, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा 10 मिनट लेट हुई थी, ज्यादा नहीं सर। अरे बेटा मेरे लिए तो वो लेट है, मेरे 8 बजे क्लास है तो मैं तो 8 बजे ऑनलाइन आ जाता हूँ, मुझे लेट होना पसंद नहीं इसलिए। चलो हो गया? यस सर। चलो दूसरा ट्रांस एलिमिनेशन। चलो तीसरा बेटा, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ट्रांस एलिमिनेशन इज डोमिनेटिंग ओवर सीस एलिमिनेशन। डन सर। चलो, और ये 2 एग्जांपल जो हमने करे वो डन। और ये लास्ट। ओके डन डन। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बी ग्रुप वाली लड़कियां है कि नहीं बैच में?
खुशी शाह, रिद्धि। यस सर। हाँ, तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, सब समझ में आ रहा है कि काफी स्पीड में जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं सर, आ रहा है समझ में। क्योंकि क्या है कि ये जो रेगुलर 5-6 बच्चे जो बातें करते हैं, 2-3 और बच्चियां हैं जो बातें करती है, बाकी बायोलॉजी ग्रुप की लड़कियां मतलब क्लास में हैं, पढ़ रही है कि मोबाइल रख के कहीं बाहर चली गई, ऐसा तो नहीं है ना? नो सर। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं वही सर हूं जो आपको पहले पढ़ाता था। हाँ, मेरा रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, मैं वही हूँ। कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछा करो, डिस्कस करो। अभी क्या है, रिकॉर्डिंग लेक्चर की लिंक में प्रॉब्लम है, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर की लिंक आएगी, हम फिर से पढ़ेंगे, वो सब छोड़ो। अगर क्लास में नहीं समझ में आता, ऑन द स्पॉट मुझे पूछ लो या तो मैसेज करो, ठीक है? जैसे कि कल मल्हार ने मैसेज किया था कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, है ना मल्हार? अच्छा, वो चला गया, देखो मल्हार है कि चला गया? चला गया। वेरी गुड। चला गया। वो मूडी इंसान है, अब यार उसकी अलग ही दुनिया है उसकी। पर जैसे कि मैं कह रहा हूं कि बी ग्रुप वाली लड़कियां जो है वो कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो, बराबर? एंड्रिया, वो है कि नहीं? हाँ है। सर ये रही मैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ठीक है बेटा, तो कल एलिमिनेशन रिएक्शन में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, एलिमिनेशन बाय कॉन्जुगेटेड बेस, वो खत्म करके कल एडिशन रिएक्शन भी खत्म हो जाएगी। फिर सिर्फ एक टॉपिक बाकी है और आपका जीओसी खत्म। फिर हाइड्रोकार्बन के बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, तो आल्केन, आल्कीन, आल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब आप मान लो कि 2 हफ्ते में हाइड्रोकार्बन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ बोलो सर। रिकॉर्डिंग ऐसा हो तो कोई बच्चे को बोल दो, वो करके आपको भेज दे। रिकॉर्डिंग तो है, पर रिकॉर्डिंग ना लोकल रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लाउड रिकॉर्डिंग नहीं। अब लोकल रिकॉर्डिंग को शेयर करना कैसे है, वो सारी दिक्कत हो रही है, मैं कोशिश करूंगा, आप चिंता मत करो। चलो ठीक है बेटा, कल मिलेंगे, ठीक है? बाय बाय। लास्ट 10 मिनट्स में नेटवर्क का इश्यू आ रहा था, तो अगर आप रिकॉर्डिंग शेयर करो तो बेटर। बेटा मैं तो चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग शेयर बीच में आवाज अटक। क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है, बट उसकी रिकॉर्डिंग लिंक कहाँ से शेयर करना है वो मुझे नहीं आता। अब जो हमारे कंप्यूटर वाले भाई साहब है वो कोरोना में है, तो मंडे से शायद वो ज्वाइन करें, तो उनको पूछ के मैं शेयर करने लगूंगा। ओके सर। हाँ ठीक है बेटा, तो हम कल मिलते हैं, चलिए बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय 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 बाय। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।